बिहार चुनाव में इस बार सिर्फ वोट ही नहीं हुआ है बल्कि महाभारत भी हुआ है। और महाभारत में जैसे छल कपट और शक्ति प्रदर्शन हुआ था वैसे ही इस बार इस चुनाव में भी हुआ है। मैं आपको महाभारत बताता हूँ, मतलब इस चुनाव का पूरा ब्यौरा बताता हूँ। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट मिल सके। तो आपको पता होगा कि अभी केंद्र में किसकी सरकार है और जिसकी सरकार होती है चुनाव के दौरान उनका मंसूबा क्या होता है वो भी शायद आपको पता ही होगा। और अगर पता नहीं होगा तो इस बार के चुनावी हालत को देखकर पता चल गया होगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं खेसारी लाल यादव से, जो आरजेडी के कैंडिडेट थे। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार छपरा विधानसभा सीट ही हॉट सीट थी, क्योंकि सिर्फ इसी सीट के कारण पूरे केंद्र को छपरा आना पड़ा था, जिसका सबसे बड़ा कारण खेसारी लाल यादव का पॉपुलैरिटी था। सिर्फ खेसारी लाल यादव के कारण ही इस बार के चुनाव में काफी विवाद भी हुआ है। कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ से, कभी रवि किशन से, तो कभी मनोज तिवारी से। और इसमें मजे की बात तो ये थी कि ये चारों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर और सिंगर थे। उसके बाद आता है मिस्टर पवन सिंह, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है। ये महानुभाव कुछ दिन पहले एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में गया था। उसके बाद एक बीजेपी नेता ने इनको बुलावा भेजा और ये चलती शो को ही छोड़कर वापस आ गया। उसके बाद जब इनको टिकट देने की बात हुई तो इनके पत्नी ज्योति सिंह इनके घर आकर झूठ सच का नाटक करने लगी, जिसके वजह से पवन सिंह के इमेज के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। लेकिन पवन सिंह के वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए और चुनाव वहीं से लड़े जहां से पवन सिंह को टिकट देने वाले थे। अब रिजल्ट क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन लड़ गए। बिहार में एक नया पार्टी का लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जन सुराज। इनका चुनाव चिन्ह है स्कूल बैग छाप और इन्होंने बिहार के 116 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। इनका मुद्दा बिहार से बेरोजगारी खत्म करना, बिहार के लोगों को शिक्षित करना और बिहार में ही उद्योग और फैक्ट्री लगाना है। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ये इनका पहला साल था जिसके वजह से इनको ज्यादा तो रिस्पॉन्स अभी नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में ये अपना धाक जमा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बिहार के एक लोक गायिका मैथिली ठाकुर। ये देखने में बच्ची जैसी है लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जब इनका मुद्दा सुनेंगे तो आप भी अंदर से हिल जाएंगे। इनसे जब एक मीडिया वाले ने पूछा कि आपका आपके क्षेत्र को लेकर ब्लूप्रिंट क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये सब खुले में बताने की बात नहीं है, हम बाद में बताएंगे। उसके बाद एक और मीडिया वाले ने इनसे पूछा कि जब आप जीत जाएंगे तो आप इस क्षेत्र के जनता के लिए क्या करेंगे, तो इन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि एक जगह है जिसका नाम अकबरपुर है, तो उसको हम बदल कर रामपुर कर देंगे। जिस बयान के बाद मैथिली ठाकुर काफी ट्रोल हुई है। ट्रोल होने के बाद जब एक और मीडिया वाले ने इनसे पूछा कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, तो मैथिली जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, क्योंकि आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो हम आपके मंसूबे को पूरी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए अभी हम कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। अब आते हैं बिहार चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण पर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार के युवा तो रील बनाकर भी पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए हम अपने प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि मोदी जी, इंस्टाग्राम में ऐसा कौन सा फीचर है जिसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं, वो भी रील बनाकर। आपसे हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को फोन के सेटिंग के बारे में सिखाया है। हमको भी बता देते तो हम भी थोड़ा बहुत कमा लेते। मोदी जी, आपको पता है कि बिहार के युवा रील क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी भी युवा के पास कोई भी काम धंधा नहीं है, वो बेरोजगार हैं, इसीलिए रील बनाते हैं। यही बात आप जाकर अपने गुजरात में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये बात बोल दिए तो अगले बार से आपके चुनाव में खाता भी नहीं खुलेंगे। और खाता इसलिए नहीं खुलेंगे क्योंकि आपके गुजरात के सारे आदमी शिक्षित हो चुके हैं, उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन बिहार में अभी भी कुछ अंधभक्त और मूर्ख हैं, जिसके वजह से यहाँ सरकार नहीं बदल रही है। लेकिन इस बार सरकार बदलने की पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि हमें रील बनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सरकार नहीं चाहिए, हमें रोजगार देने वाले सरकार चाहिए, हमें बेरोजगारी को खत्म करने वाले सरकार चाहिए और शिक्षा पर बात करने वाले सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी का चैप्टर तो बंद हो गया, अब ये देख लेते हैं कि बिहार में पहला चरण का जो चुनाव हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो बिहार में जिस दिन पहले चरण का वोटिंग होने जा रहा था, उसी दिन बिहार के 10 जिले में लगभग 25 ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। अब आप ही बताइए कि जो वोटिंग का आधार है जिससे वोट किया जाना है, अगर आधी वोटिंग होने के बाद वो बीच में खराब हो जाए तो क्या वो फेयर वोटिंग माना जाएगा? लेकिन मोदी जी के सरकार में वो फेयर वोटिंग ही माना जाएगा, क्योंकि फिर कहा क्यों गया है कि ये बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को लेकर आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये बिहार के बारे में कोई गर्व की बात नहीं है। और भी बहुत सारे वीडियो सामने आए जिसमें दिखाया गया कि पोलिंग बूथ पर जाने वाले वोटरों को प्रशासन के द्वारा 2-2 घंटे तक रोक कर रखा गया, तो कहीं किसी प्रशासन के द्वारा वोटर को मारकर सर फोड़ दिया गया। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही बूथ के लगभग 400 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से ही गायब हो गया है। अब 1-2 होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक साथ 400 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई चाल नहीं लग रहा है आप लोगों को? मैं बस पूछ रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो उनके पास पहुंच गया और वो देख लिए तो वो लोग मेरे ऊपर एनएसए लगा देंगे और अंदर करा देंगे, क्योंकि सिर्फ कुर्सी इन लोगों के हाथों में रहती तो कोई बात नहीं थी।
इन लोगों के हाथों में अब कानून भी आ चुका है, इसीलिए ये लोग कब क्या कर देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये हो गया आपका नामांकन से लेकर चुनाव के पहले चरण तक का खबर। अब आगे का भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी कर देना, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट मिल सके।